हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में प्रकाश जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और ये प्रकाश का अपवर्तन जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे हम लोग आज जो है बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही एनर्जी के साथ आज हम लोग इसको सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है मतलब क्या होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के होने का क्या रीजन है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, उसका क्या रीजन है। ये आज हम लोग सब इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे बढ़िया से। और यह जो है यह परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने प्रकाश का अपवर्तन और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन। ये दोनों टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन का क्या रीजन है ना। ये सब जो है आज हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। तो देखा जाए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। प्रकाश का अंग्रेजी होता है लाइट और अपवर्तन का अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन REFRACTION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा जाए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पारदर्शी सतह है। ये हमारे पास कोई एक पारदर्शी सतह है, सरफेस है। और यह पारदर्शी सतह जो है दो माध्यम को या दो मीडियम को अलग अलग करती है। हम मान लेते हैं कि इस पारदर्शी सतह के ऊपर हवा माध्यम है, हवा का माध्यम है, ठीक। और इस पारदर्शी सतह के नीचे जल का माध्यम है, ये जल है, ठीक। अच्छा, देखा जाए होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर ठीक जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से हट जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश की रेज एक मीडियम से चलकर एक माध्यम से जब चलती है और चलने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है। और इसी घटना को कौन सी, यानी कि प्रकाश के किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो देखा जाए, जब ये प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद सरफेस के जिस बिंदु पर आके मिलती है या टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन, ये आपतन बिंदु है, इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है, ठीक। अच्छा, अगर हम इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें, लंब, तो यह लंब अभिलंब कहलाता है। अगर हम आपतन बिंदु पर यदि मैं आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दूं, एक लंब बेटा खींच दूं, तो यह लंब कहलाता है अभिलंब। ये अभिलंब कहलाता है। और यह आपका n1 है, ये आपका n2 है, ठीक। इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। अभिलंब, अच्छा, देखा जाए होता क्या है कि मैंने आपसे बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, आती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वास्तव में देखा जाए, हमने आपको बताया था शुरू शुरू में कि प्रकाश की किरण बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है।
अगर कोई माध्यम समांगी है, मतलब यदि कोई समांगी माध्यम है, समान कोई माध्यम है, तो उसमें प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, और इसी घटना को, इसी मतलब अपने मार्ग से हट जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हवा हमारा जो है यह पारदर्शी माध्यम है, और जल भी हमारा एक पारदर्शी माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को, मतलब प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखा जाए, हमको पता है कि प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यह जो है जैसे ही हवा माध्यम से जल के माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती ऐसे, और इसी घटना को, मतलब यह प्रकाश की रेज जो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गई, जो अपने मार्ग को बदल दी, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद सतह से टकराती है, उस प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है, जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस प्रकाश की किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया अपवर्तित किरण, ये वाला, ये आपका बेटा हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक, अच्छा, अपवर्तित रेज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो देखा जाए तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, और इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम आपको प्रकाश का परावर्तन हम जब आपको पढ़ाए थे, जब हम आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे, तो उस समय हमने आपको बताया था सब कुछ कि अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है ना, और आपतन बिंदु क्या होता है। ये सारी चीज जो है हम आपको प्रकाश के परावर्तन में बहुत ही अच्छे ढंग से बताए थे। तो देखा जाए कि आपका ये आपका हो गया आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग शो करते हैं आई से। ठीक, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है या शो किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपका अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से शो करते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तव में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, क्यों यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से हट गई? बेटा उसका अपना रीजन है। क्या रीजन है? अलग अलग माध्यम में हमने आपको बताया था, जब हम आपको उस समय बताए थे प्रकाश का गुण क्या होता है, तो हमने आपको उसमें बताया था, एक लाइन हम आपको लिखाए थे कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग डिफरेंट मीडियम में
प्रकाश की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यम का घनत्व, अलग अलग माध्यम का डेंसिटी अलग अलग होता है, जिसके कारण अगर जिस जिस माध्यम की घनत्व, जिस माध्यम का डेंसिटी ज्यादा होता है, उस माध्यम के कण प्रकाश के कण से कॉम्पैक्ट करते हैं, प्रकाश के कण से टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद प्रकाश के कण की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाती है। और जब प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाती है तो वह हल्का सा माध्यम की तरफ झुक जाती है। तो हमने आपको बता दिया। यदि हम लोग देखें तो यहाँ जल का घनत्व हवा की घनत्व से, यानी जल का डेंसिटी, जल का घनत्व हवा के घनत्व से ज्यादा होता है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण जल के माध्यम में प्रवेश करेगी तो जल के कण उस प्रकाश के कण से टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद जल के कण प्रकाश के कण से कुछ ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश के कण की ऊर्जा कम हो जाती है, और जिस कारण उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रकाश का किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यही इसका होता है रीजन। तो यदि हम समझें एक लाइन में कि प्रकाश के अपवर्तन का रीजन क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का रीजन सिर्फ एक ही है, अलग अलग मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जिस मीडियम का, जिस माध्यम का घनत्व कम होता है वहां पर प्रकाश की वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिस मीडियम का घनत्व ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि जिस माध्यम का डेंसिटी ज्यादा होता है उसके कण प्रकाश के कण से कंपैक्ट करते हैं, टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद प्रकाश के कण से ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश की ऊर्जा कम हो जाती है, जिस कारण प्रकाश की वेलोसिटी थोड़ा स्लो हो जाएगी, और उसके वजह से प्रकाश की जो बेटा रेज है वह नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा इसको लिखेंगे तो देखा जाए। लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर, एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित मतलब हट जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हवा आपका एक पारदर्शी माध्यम है, जल आपका दूसरा पारदर्शी माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा कंपेयर करें जल और हवा से, तो हवा के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हम लोग हवा को कहेंगे विरल माध्यम। ये आपका होता है विरल माध्यम, ठीक है ना।
और हवा की अपेक्षा जल के कण पास पास होते हैं, तो हम लोग कहेंगे जल माध्यम को कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम ये आपका क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक, अच्छा, तो ये आपका हो गया। और मैंने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन का सिर्फ एक ही रीजन है, क्या? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश अपने रास्ते से हट जाती है, प्रकाश का रेज अपना रास्ता बदल देता है। ठीक, ये इसका रीजन है। तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, हो गया, हो गया। अच्छा, देखा जाए, मिटा दे इसको। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा पलट दें, मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे आपका हवा का माध्यम है और यहाँ आपका जल का माध्यम है। हमने आपसे बताया कि हवा के माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम क्यों? क्योंकि हवा के कण जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे विरल माध्यम। और जल के माध्यम को हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि जल के कण थोड़ा पास पास होते हैं, या हम ऐसे कह लें कि जल का घनत्व तो ज्यादा होता है और हवा का घनत्व तो कम होता है। तो जिस माध्यम का डेंसिटी, जिस माध्यम का घनत्व डेंसिटी ज्यादा होता है, उस माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, ये आपका सघन माध्यम है। क्या ये सघन माध्यम है? ठीक, अच्छा, हमने बताया कि इसे, इस रेज को हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक, अच्छा, अगर हम इसको बेटा पलट दें, अगर इसको हम पलट दें, मतलब जल का माध्यम ऊपर हो जाए और हवा का माध्यम नीचे हो जाए, तब हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखा जाए, ये आपका कोई पारदर्शी सतह है और यहाँ पर इस बार हमने जल का माध्यम रखा है। ये जल है, ये हवा है। ठीक, तो प्रकाश की रेज जब जल के माध्यम से हो करके जैसे ही यहां पर आकर के टकराएगी, मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश की किरण आकर के सरफेस से, पारदर्शी सरफेस से आकर के टकराता है या टकराती है, तो जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये आपका हो गया आपतन बिंदु। इसके बाद अगर हम लोग इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचें, यदि हम लोग इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें बेटा, तो यही लंब कहलाता है अभिलंब। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे m1, इसको लिखेंगे n2, ये आपका n2 है। तो देखा जाए, अब इस बार क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जो है जल माध्यम से चलकर जैसे हवा के माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस प्रकाश की रेस को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी क्वालिटी है, ये प्रकाश का बेटा गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की रेस जो है अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह प्रकाश की किरण या रेज अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब वही प्रकाश की किरण सघन माध्यम, बेटा ये जल क्या आपका है? सघन माध्यम। आपका जो जल है ये सघन माध्यम है, ठीक है, और आपका जो ये हवा है ये विरल माध्यम है। तो हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर जैसे विरल माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि दोनों कंडीशन में, दोनों दशा में, दोनों जगह यह प्रकाश की रेज अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? यहाँ आप देख सकते हैं
जल का डेंसिटी ज्यादा होता है, हवा का डेंसिटी कम होता है। तो जिस माध्यम का डेंसिटी, जिस माध्यम का घनत्व तो ज्यादा होता है, उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी कम रहेगी, और जिस माध्यम का घनत्व तो कम होता है, उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो जिस माध्यम में हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो हवा माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यह जो है अभिलंब से दूर हट गई। ठीक। और यहां पर देखें, जल का घनत्व तो ज्यादा होता है हवा की अपेक्षा, इसलिए यहां पर प्रकाश की वेलोसिटी कम हो, मतलब कम हो जाती है, और जिसके कारण यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी दोनों दशा में, दोनों कंडीशन में प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन नियम। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जब हम आपको पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। यहां भी बेटा, यहां भी ठीक वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। ओके, देखा जाए तो हम एक फिगर से काम अपना चलाएंगे, क्योंकि है ना। देखा जाए यहां पर अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखा जाए, अगर हम लोग देखें यहां पर, ये आपका क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, ये आपका आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है। तो यदि हम लोग देखें, जैसे ये समतल आपका है, ये है, मान लीजिए ये आपका है, ये आपका ये सतह है, ये वाला। तो ये आपका हो गया अभिलंब, ये आपका हो गया ये आपका हो गया अभिलंब, और ये आपका हो गया आपतित किरण हो गई, और ये आपका हो गया परावर्तित किरण। यदि हम लोग देखें तो तीनों एक ही तल में है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। माने आपतित रेज, नॉर्मल मतलब अभिलंब, यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में, एक ही सतह पर स्थित हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यही है, क्या, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, यही इसका पहला नियम है। तो देखा जाए, लिखेंगे नंबर 1, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बेटा अपवर्तन का पहला नियम है। यह अपवर्तन का पहला नियम है, क्या, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखा जाए यहां पर जो दूसरा नियम क्या होगा, हम लोग अगर देखें यहां पर दो माध्यम है। यहां पर पहला माध्यम है हवा और दूसरा माध्यम है जल। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा का मतलब साइन, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा
का रेशियो का अनुपात एक नियतांक होता है। क्योंकि इस नियम को सबसे पहले वैज्ञानिक स्नेल थे, वे बताए थे, इसीलिए इस नियम को मतलब नियम नंबर दूसरे को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि नियम मतलब दूसरे नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम से मतलब उन्हीं के नाम से नियम नंबर 2 को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो लिखें, तो क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। लिख दें, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा मतलब साइन आपतन कोण क्या है बेटा? आपतन कोण है आई। आपतन कोण क्या है? आई। आपतन कोण क्या है? आई है, ठीक। आपतन कोण की जा मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की अपवर्तन कोण क्या बेटा? अपवर्तन कोण है स्मॉल आर की जा जा का इंग्लिश होता है साइन, जा का अंग्रेजी होता है साइन। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है नियतांक, ठीक है ना। और इस नियतांक को लिखा जाता है यन बराबर क्या है? ये मतलब क्या है? या साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है यन। यही आपका होता है, ठीक ना। ये यन क्या बेटा? यन को कहा जाता है अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को स्मॉल एन से शो करते हैं। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर यन। इस नियम को सबसे पहले वैज्ञानिक स्नेल ने बताया था, इसीलिए नियम नंबर 2 को अर्थात इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो हम लोग पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें? ओके। लिखेंगे इस नियम को अर्थात नियम नंबर 2 को सबसे पहले वैज्ञानिक स्नेल ने बताया था, इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अब हम इसको मिटाएंगे। हमने आपसे बताया कि अपवर्तन का सिर्फ एक ही रीजन है, क्या?
अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अपवर्तन का सिर्फ एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही कारण है, क्या? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी, प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट में, यहाँ पर हम लोग नोट में लिखेंगे अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण क्या है? अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का, बेटा इसको मिटा दें, इसको मिटा दें क्या? अच्छा, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग सॉरी अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का, यही प्रकाश के अपवर्तन का, यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, कारण है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा जानेंगे। अभी हमने आपसे बताया कि सघन माध्यम एक होता है और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो एक थोड़ा सा हम लिखेंगे, हो गया ये। अच्छा, हमने आपसे बताया, यहां पर लिखेंगे नोट। अभी हमने देखा था, जैसे आपने देखा था, ये आपका यहाँ पे हवा है, यहाँ पे मान लीजिए जल है। हवा को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, हवा को कहते हैं विरल माध्यम, और जल को कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की रेज आती है, और मान लीजिए आपका ये अविलंब है ना, ये आपका क्या है? अविलंब है, n1 और n2। तो होता क्या है कि प्रकाश के रेज को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने मार्ग से हट करके अविलंब की तरफ झुक गई। अगर हम यहां देखें सेम ऐसे, ये अगर यहाँ पे जल हो जाए और यहाँ पर हवा हो जाए, है ना, ये जल आपका सघन माध्यम होता है, ये आपका सघन माध्यम होता है, और ये आपका विरल माध्यम होता है। ठीक है, विरल माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ये बेटा ये तो आपका हो गया अविलंब, n1 और n2। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहां पर चूंकि माध्यम क्या है? हवा है। ये प्रकाश की रेज को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अविलंब से दूर हट गई। यहां पर हम लोग दो पॉइंट पाते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह सघन माध्यम में अविलंब की तरफ झुक जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और यहां पर जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, आती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। बेटा इसी को हमको लिखना है, यहां लिखेंगे नंबर 1। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर
विरल माध्यम माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया कि ये जल है ना, तो जल का डेंसिटी, जल का घनत्व तो हवा के घनत्व से ज्यादा होता है, यानी कि जल के कण पास पास होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण हवा वाले माध्यम से चलकर जब जल वाले माध्यम में आती है, तो जल के कण जो है प्रकाश के कण से टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद जल के कण जो है प्रकाश के कण से कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जल माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी स्लो हो जाती है। मतलब प्रकाश के कण का ऊर्जा कम हो जाता है, और जिस कारण से प्रकाश की वेलोसिटी जल वाले माध्यम में कम हो जाएगी, और वह प्रकाश का रेज अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। वहां की बात हम लोग करें, यहां पर क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण जल वाले माध्यम से चल के जब हवा वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको पता है कि हवा का डेंसिटी जल के डेंसिटी से कम होता है, यानी हवा का घनत्व कम होता है जल के घनत्व से। तो इसके कण दूर दूर होते हैं। तो ये जब कण बेटा दूर दूर होते हैं, तो इसके कण मतलब हवा के कण जल के कण से बहुत ना के बराबर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब यूं कह लें कि ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो सेम होती है, इसमें आने पर बढ़ जाती है। क्योंकि जब यहां पर आई है, जब प्रकाश की रेज जल के माध्यम में आती है, तो जल के कण प्रकाश के कण से टक्कर करते हैं। तो यहां पर तो प्रकाश की वेलोसिटी तो कम रहेगी, लेकिन जैसे प्रकाश की किरण जल के माध्यम से निकल करके जैसे हवा के माध्यम में आएगी, तो यहां पर उसके कण दूर दूर होते हैं, मतलब हवा के। तो यहां पर जब इसके कण बेटा दूर दूर होते हैं, तो इस प्रकाश के कण की ऊर्जा इसकी अपेक्षा ज्यादा होती है, और जब इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसका वेग भी ज्यादा होगा, जिसके कारण यह जो है अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे नहीं, आप केवल इसको समझ जाइएगा। ठीक, नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। जब प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो बेटा इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, देखा जाए। हो गया बेटा, इसको मिटा दें। ओके, आप यूं कह लें, रही बात एक जैसे है, हमने आपसे बताया कि विरल माध्यम इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेयर मीडियम। RARE
RARE, रेयर मीडियम, RARER, रेयर मीडियम, MEDIUM। तो अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं, हम लोग बेटा बोल सकते हैं कि जिस माध्यम, जिस मीडियम या जिस माध्यम की डेंसिटी या जिस माध्यम का डेंसिटी बहुत कम होता है, यानी जिस माध्यम का डेंसिटी कम होता है उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, उसे हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। और सघन माध्यम की अगर हम बात करें तो जिस माध्यम का डेंसिटी ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं सघन माध्यम बेटा। और सघन माध्यम की बात करें हम लोग तो सघन माध्यम को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसर, DENSER, डेंसर, DENSER, संभवतः डेंसर मीडियम, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है इसका, मीडियम MEDIUM, तो ये आपका हो गया है ना, बहुत सिंपल। हालांकि फिर हम इसको अगले वीडियो में इसको हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो आज हम जो है यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे चलेंगे तो वहां पर हम जो है विरल माध्यम, सघन माध्यम, मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम को डिफाइन करेंगे, ठीक, अच्छे से। ओके, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।